निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। वह हैं कल्याण जी, जयपुर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आया हूं डिबेट लेने के लिए, क्योंकि ये एक जो ऐसा मुद्दा चल रहा है आज, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है ये मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और शुरू हुआ है बॉम्बे से। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ये चालू हुआ है। हिंदी बोलने पे लोगों को मारा गया है और मार के लोगों को ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलोगे तो आप रह सकते हो, अगर मराठी नहीं बोलोगे तो आपको रहने का अधिकार नहीं है यहाँ पे, और लोकल लैंग्वेज हमारी मराठी है, आप मराठी बोलो। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों जो है ये सियासी चाल चल रहे हैं इस समय। बेसिकली लोगों को एकजुट करने के लिए ये इनकी मंशा है, क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव वहां होने हैं और ये सब जो नाटक हो रहा है बीएमसी चुनाव के पहले हो रहा है। कल्याण जी, आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर ये चालू हो जाता है इस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा, तो क्या ये जगह जगह प्रांतों में नहीं फैल सकता है? क्या हर जगह क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्या लोगों को? जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हिंदी एक हमारी मातृभाषा है जिससे हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, या अंग्रेजी एक मातृभाषा है जिससे हम जुड़ सकते हैं। जी कल्याण जी, आप बताएं। नमस्कार। देखिए, बहुत अहम मुद्दा है जिसे आपने उठाया है। धन्यवाद है आपके चैनल को कि एक बहुत ही विशेष विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और आज डिबेट जो रखी है उसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को तोड़ना और राज्यों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक देश है जिसमें हर 50 कोस पे या 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो जाती है, उनके रहन सहन और आचार विचार में फर्क पड़ जाता है। तो जो महाराष्ट्र में जो मुद्दा एक चल रहा है, एमएनएस वालों ने जो उठाया है मुद्दा, और एमएनएस जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई हैं, और वो पहले से ही मराठी पर एक राजनीति करते चले आ रहे हैं। तो अब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या अपनी कुर्सी हथियाने के लिए वो एक ऐसा मुद्दा उठाकर लाए हैं जिसमें यह है कि नॉन मराठी लोग बाग है, जो गैर मराठी लोग बाग है, उन लोगों के साथ में हाथापाई करना, मारपीट करना, या जबरदस्ती ये कहना कि आप लोगों को मराठी सीखनी होगी अगर महाराष्ट्र में रहना है तो ये बहुत ही बड़ा एक जिसे इशू है। हमारी सरकार सो रही है क्योंकि वहां पर जो है गवर्नमेंट बीजेपी की है और गवर्नमेंट जो है हिंदुओं के बलबूते पर ही गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर, और ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है ये अवांछनीय और निंदनीय है और इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट वहां पर जो है सत्ता में है उसको भी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर राजस्थानी आदमी महाराष्ट्र में काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, नौकरी कर रहा है और उसको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया अन्य स्टेट में मिलेगी आपको। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई महाराष्ट्रियन आदमी राजस्थान में नौकरी कर रहा हो, राजस्थान में व्यवसाय कर रहा हो, या एक जो है बंगाल में व्यवसाय कर रहा हो, बिहार में भी व्यवसाय कर रहा हो, या पंजाब में कहीं पे काम कर रहा हो, तो पूरा देश जो एक संगठित देश है, इसको ये भाषाएं जो विघटित करती है, और एक हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सब लोगों को जोड़कर चलने वाली भाषा है,
और वो सबको जोड़ना सिखाती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे हम। और फिर Correct. यह है कि जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाए, मराठी में मराठी भाषा बोली जाए, तो क्या मराठी में जो लीगली काम है, लिखा पढ़ी का काम है, आज भी हम देख लीजिए, आजाद हुए 75 साल 80 साल हो गए, 75 साल हो गए, मगर हम आज भी अंग्रेजों की भाषा में, इंग्लिश में हमारा सारा सरकारी काम जो है, सरकारी ऑर्डर जो है, और बैंकों में है या अन्य किसी नौकरियों में है, रेलवे में है, अन्य जितने भी जो उपक्रम है जिनमें हम लोग बात फार्म भरते हैं या अपने आप को अपना परिचय देते हैं, वो सारे इंग्लिश में भरवाए जा रहे हैं। जी तो जब हम 70 साल में हम इंग्लिश को नहीं त्याग सके, तो आप कैसे संभव कहते हैं कि हम हिंदी को त्याग दें और हिंदी भाषी लोग बाग अन्य स्टेट में जाकर काम नहीं करें? क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हिंदुओं के नाम से जानी जाती है, हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है, और ऑल ओवर इंडिया में हिंदी भाषा को लोग बाग समझते हैं, बोलते हैं, और सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। जैसे इंग्लिश जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा समझी जाती है, इसलिए जितने भी वर्ल्ड के अन्य कंट्रीज हैं, अन्य देश हैं, उन लोगों ने सबने इंग्लिश को एक ऐच्छिक विषय बनाकर रखा हुआ है, और हर एक क्लास में या हर कॉलेज में, हर स्कूल में इंग्लिश विषय पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है। इसी तरह से हमारे इंडिया में हिंदी भाषा जो है कंपल्सरी है, उसको हर स्टेट में सिखाया जाता है, और ऐच्छिक भाषा पर उसको काम में लिया जाता है, और अन्य कॉलेजों में, स्कूलों में ये कंपल्सरी भाषा के रूप में कार्य कर रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है और जो नेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, लोगों में वैमनस्यता फैला रहे हैं, लोगों में विरोधाभास फैला रहे हैं, वो चीजें धीरे धीरे करके बंद होनी चाहिए, और एक सख्त कानून आना चाहिए कि हिंदी जो है ऐच्छिक विषय हर जगह पढ़ाया जाए और हिंदी में कार्य किया जाए, चाहे वो बैंक हो, चाहे से एयरपोर्ट हो, चाहे से रेलवे हो, चाहे से अन्य कोई जगह हो। हमारे पासपोर्ट वगैरह में भी आप देखिए कि हिंदी में नाम लिखा जाता है, उसके बाद में इंग्लिश में नाम लिखा जाता है, और गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स पहले भी दे रखा है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें हिंदी में कार्य करो, और हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक नॉन महाराष्ट्रियन को, जो कि राजस्थान से आता है, एक चौधरी जाट कास्ट को बिलोंग करता है, उस व्यक्ति के साथ में रेस्टोरेंट में जाकर मारपीट करना, और सिर्फ इसीलिए मारपीट करना कि उसको महाराष्ट्री नहीं आती, या और उसका सपोर्ट फिर एक विधायक का करना, क्योंकि जहां तक समझता है कि कोई आदमी अपनी रंजिश में लड़ाई कर लेता है, मारापीटी कर लेता है, अगर एक जिसे एमएलए जो हो, वो पूर्व एमएलए या वर्तमान एमएलए उसका सपोर्ट करे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यही हमारे देश की राजनीति अगर रही आगे चल के, तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे अपने अपने राज्यों में सिमट जाएंगे, अपने अपने राज्यों में विघटित हो जाएंगे, क्योंकि फिर राजस्थान से जो सामान जाता है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्रियन महाराष्ट्र में नहीं जाने देंगे, या महाराष्ट्रियन को राजस्थान में कोई काम नहीं करने देंगे। और जब हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा, हम एक वे के मेंढक की तरह होते रह जाएंगे कि वहीं पे अपना काम करो और वहीं पे जो मिल रहा है उसी से अपना काम करो, आगे प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। तो ये सोच जो है, ये जो महाराष्ट्र में रहेगा उसको महाराष्ट्रियन कहना पड़ेगा या महाराष्ट्रियन बोलना पड़ेगा,
एक गंदी सोच है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो इस तरह की एक्टिविटीज जो नेता करते हैं उन लोगों का चुनाव चिन्ह या चुनाव लड़ने की जो क्षमता होती है उसको पाबंद किया जाए और उनको चुनाव लड़ने से बैन किया जाए। अगर एक आध आदमी अगर बैन हो गया तो दूसरे लोग बाग जो छुटवैया लोग बाग है जो नेता बनने की पहली सीढ़ी पे है और अपना नाम बहुत जल्दी हाईलाइट करना चाहते हैं, वो इसी तरह की एक्टिविटीज करेंगे और धीरे धीरे करके हमारा देश प्रगति की ओर की बजाय विनाश की ओर चले जाएगा। हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और हमारा देश बहुत पिछड़ जाएगा। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि इस पे सरकार कोई नियम लाए, कानून लाए और जिन्होंने ये किया है उनको पनिश करे और ऐसे गुनाह दोबारा नहीं हो उसको पाबंद करने की कोशिश करे और लोगों में एक भाईचारे का सौहार्द बढ़ाने का या आपस में मिलजुल कर कार्य करने का एक माहौल बनाए। और कल्याण जी, फर्नांडिस साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने तो ये बोला है कि लॉ सबके लिए बराबर है और जिसने ये कार्य किया है वो लॉ से ऊपर नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या इतना ही कह देना फर्नांडिस के लिए महाराष्ट्रियन लोगों के लिए या महाराष्ट्र से जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा होगा? क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं समझ पाता हूं कि लोग जब सीएम बन जाते हैं या कुर्सी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये एक ताजा उदाहरण है, क्योंकि इस समय राज ठाकरे जो है और बाल ठाकरे जो है ये आउट ऑफ सत्ता है। सत्ता में डीएमसी का चुनाव में किसी भी तरह बीएमसी के चुनाव में ये आना चाहते हैं और मतलब अपना जीत अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से उनकी वापस जो है कार्यशैली शुरू हो जाएगी और वापस वो चल सकते हैं सत्ता की ओर। इसीलिए महाराष्ट्रियन के वोट लेने के लिए वो महाराष्ट्रियन को, महाराष्ट्रीय भाषा को वहां पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं और जो बाहर से लोग आए हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत गलत तरीका है किसी भी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए और कुर्सी हथियाने के लिए। इसमें तो सेंट्रल को इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इस मुद्दे को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए। अन्यथा जैसा आपने बोला है पूरे देश में, पूरे राज्य में ये लोकलाइज हो जाएगा और वहां की भाषा बोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा और ये पूरा माहौल खराब हो जाएगा भारत का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप ये बताएं कि जो हमारे, जो आपने बताया कि यहाँ से लोग वहां जाते हैं, मतलब राजस्थान से लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र में बिजनेस करने के लिए, कलकत्ता से जा रहे हैं, बाहर से लोग जा रहे हैं, वो तो आना ही बंद कर देंगे। जब वो आना बंद कर देंगे तो लोकलाइज हो जाएगा उनका बिजनेस और उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है, आपको ज्यादा पता होगी क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है और इस राजनीति को किस श्रेणी में आप लेके रखना चाहते हैं, इसका आप क्लियरेंस बताएं। देखिए, जो जी महाराष्ट्र में घटना घटी है और महाराष्ट्र में जो एक सत्ताधारी पार्टी है वो भी इसी एजेंडे को लेकर सत्ता में काबिज हुई है, क्योंकि एक हिंदुत्व का एक जो एक इनके पास में त्रुप का कार्ड है उस कार्ड को प्ले करके ये लोग बाग सत्ता में बैठे हैं और ये नहीं चाहते कि हमारी सत्ता वापस छिन जाए। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने अभी तक कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और पुलिस ने जो एफआईआर लॉन्च भी करी है तो लोगों के प्रेशर में या दबाव में एक लॉन्च करी है और उसमें एक ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें यह है कि उनको इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले जाने से पहले उनको जमानत मिल गई और वो वापस घर पे आ गए। तो जो उनके पे धाराएं लगी थी वो धाराएं इतनी इजी थी जिनमें कि शांति भंग करने की धाराएं जो होती है वो लगाए उनको छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी दुकान पे जा रहे हैं
और किसी व्यक्ति से इस तरह की बात पूछ रहे हैं और फिर उसके साथ में मारापीटी कर रहे हैं, और एक नहीं 4-4 5-5 आदमी आप उसको धमका के मारपीट कर रहे हो जैसा वीडियो शो कर रहे हैं, तो इसमें धाराएं ऐसी लगनी चाहिए थी। हाँ बोले बोले तो कल्याण जी, बोले आप। वो अंदर रहते तो शायद अन्य लोगों को सबक मिलता, जी। मगर कि सत्ताधारी पार्टी ने इसको बहुत इजी ले लिया और इजी लेकर महाराष्ट्र को पिक करने की कोशिश करी है। तो मैं तो ये जानता हूँ और जैसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो सत्ता से बाहर पार्टियां हैं और जो सत्ता में है, जी। ही ये चाहती है कि वहां पर इस तरह के लफड़े या इस तरह का काम होता रहे और उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं करे। क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पकड़ती है और उन पर अगर कोई अन्य धाराएं लगाकर उनको बंद करती है, तो उनको ये डाउट है कि महाराष्ट्र के लोग बाग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमको वोट नहीं देंगे। और जो कल्याण जी, एमएनएस पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, 2019 में राज ठाकरे ने अपनी यह पार्टी बनाई थी और आज तक एक भी सीट महाराष्ट्र से जीत नहीं पाई है, ये उसका वर्तित्व रहा है। अब आप इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं? राज ठाकरे जो हैं किस हद तक गिर सकते हैं बीएमसी चुनाव में कुर्सी के लिए? क्या से क्या कर रहे हैं आप? देखिए 2019 से ये पार्टी बनी हुई है, आज तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और राज ठाकरे जो हमारे बाला साहब की नकल करना चाहते थे, बिल्कुल सही कहा। और वो चाहते थे कि उनका जो है बाला साहब की तरह महाराष्ट्र में एक दबदबा हो, एक दबंगई हो और इस तरह का माहौल बने कि लोग बाग उनको उन्हीं की तरह पूछते रहे। मगर इनकी कार्यशैली और इनकी कार्यशैली में बहुत फर्क है। तो जो इन्होंने रास्ता अपनाया था उसको जनता ने समझ लिया और जनता ने इनको नकार दिया। अब पुनः जो है तो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कहीं कहीं जाकर फिर पुनः सत्ता मिल जाए। और ये सबसे सस्ता और सुगम रास्ता है कि आप 2-4 जगह दंगे करवा दो और आप मीडिया में हाईलाइट हो जाओ और अपनी पार्टी का नाम रोशन करो या पार्टी का नाम पॉपुलर करो। तो जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट खर्च होता है उतना पैसा में ये अपने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर लेते हैं। आज आप देखिए हर चैनल पे वही न्यूज चल रही है, कोई सा भी चैनल आप उठाकर देख लो, सब वही न्यूज चलाए जा रहे हैं और उसमें बार बार उन पार्टियों का नाम आ रहा है जिन पार्टियों ने ये काम किया है। तो एक ये लोगों को विज्ञापन का काम करना या लोगों को बताना कि हम जिंदा हैं और हमारी भी कोई पार्टी है। जो एमएनएस को कोई जानता नहीं था महाराष्ट्र के अलावा, आज पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है, सेंटर में चर्चा का विषय बनी हुई है और अन्य स्टेट में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो एक ये हथकंडे होते हैं अपनी पॉपुलैरिटी या अपनी जो टीआरपी बढ़ाने के, और ये जानबूझकर ये नेता लोग इस तरह का कार्य करते हैं। इसलिए इसमें कोई नियम बने, कोई कानून बने और लोगों को बताया जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या भारत के साथ में किसी के भी साथ में अगर आप इस तरह का अन्याय करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी या आपके साथ में इस तरह का दंड लगेगा। अगर ऐसा सरकार करने में असमर्थ रही है और मुझे अभी तक लगता है कि सरकार ने उनको छोड़ दिया, तो ये आक्रोश धीरे धीरे अन्य स्टेट में भी जा रहा है। जी कल्याण जी, ये ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सोची समझी साजिश के अंतर्गत ये कार्य किया गया है, क्योंकि अगर सोची समझी साजिश के अंतर्गत ये कार्य नहीं किया जाता तो राज ठाकरे और बाल ठाकरे एक साथ नहीं आते, क्योंकि ये अलग अलग हो चुके थे। और अब ये हो सकता है बीएमसी का चुनाव जो होने वाला है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, हो सकता है ये मिलके लड़ें और वापस से अपना वर्चस्व कायम करने में सक्सेस हो जाए।
क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे को कोई जानता था। और अब 2019 के बाद राज ठाकरे तो आउट हो गए थे सत्ता से, लेकिन अब वो फिर से सत्ता में हासिल होना चाहते हैं और सत्ता को हथियाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देखिए आदमी मिलके, दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ तो वहां वर्चस्व अपना करेंगे ही। और अगर ये देखिए, दूसरी बात, कानून को इन्होंने हाथ में लिया है, इसका मतलब यह है कि राज ठाकरे, बाल ठाकरे कानून से ऊपर हो चुके हैं, यानी कानून भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। ये एक तरह से उन्होंने कानून को ठेंगा दिखाया है। इसमें बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर कानून अपना कार्य करता और वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं फर्नांडिस साहब, उनको भी इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन नहीं लिया है, जिसके कारण ये, जैसे आपने बोला है, पूरे प्रदेश, पूरे देशों में फैल जाएगा धीरे धीरे। ये एक गैंग्रीन की तरह पूरे देशों में फैलेगा और हर प्रांत में लोकल लैंग्वेज बोलने के लिए लोग मजबूर करेंगे और इसी तरह की राजनीति, गंदी राजनीति जगह जगह चालू हो जाएगी। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये लगता है कि ये प्री प्लान है। बिल्कुल सही प्री कहा। प्लान कि अभी उद्धव ठाकरे जी तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जी में उनकी पार्टी में से कुछ लोगों को तोड़कर बीजेपी पार्टी ने अपने आप में शामिल कर लिया और जी उनके बलबूते पर बीजेपी ने वहां पर सत्ता हथिया ली। करेक्ट। यहाँ पर जो राज ठाकरे हैं, उनके पास में कोई ग्राउंड नहीं था, कोई बेस नहीं था, तो जी अकेले पड़ गए। तो इधर बिल्कुल सही कहा। जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो भी अकेले पड़ गए, क्योंकि उनके पार्टी के टुकड़े हो गए और कुछ लोग जी जो है बीजेपी में हो गए। तो जब वो अकेले अकेले पड़ गए तो ये नया इन्होंने अभी रिसेंटली 5 तारीख को, कल, आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख को है, और 5 तारीख को एक बहुत बड़ी महाराष्ट्र में रैली करने जा रहे हैं ये लोग रैली होने जा रही है। बिल्कुल सही है। और रैली करने जा रहे हैं और उस रैली में इसका बहुत बड़ा एक रूप दिया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा या अपनी तरफ किया जाएगा। और यही एक कारण है कि सत्ताधारी पार्टी ने इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अपन एक्शन लेंगे या इनको बंद करेंगे तो पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाएगी और इस रैली में हमारा नाम बदनाम होगा। तो अब कल के बाद में इनकी रणनीति बदलेगी और मुझे जहां तक लगता है, अगर ये रैली सक्सेस हुई तो ये लोग बाग बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और ये रैली अगर सक्सेस नहीं हुई तो 6 तारीख बाद में इनके ऊपर अन्य कोई धाराएं लगाकर इनको बंद किया जाएगा और एक ये मैसेज दिया जाएगा कि नॉन मराठी भी महाराष्ट्र में सुरक्षित है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ये अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहां पर अन्य स्टेट के लोग बात मुंह खोलने से डरते हैं, चलने से डरते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि कहीं कोई दूसरा आदमी हमारे साथ मारपीट नहीं कर ले या अन्य कोई रोजगार नहीं छूटे। तो मैं तो कहता हूं कि इस तरह की जो रणनीति है, चुनाव आयोग को भी और सत्ताधारी पार्टी को भी और हमारे सेंटर को भी इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। और सारी जितनी भी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस तरह की दलगत नीतियां नहीं अपनाए, अपने काम पर वोट मांगे, अपने आगे विकास के नाम पर वोट मांगे, क्या आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपका विकास कैसे होगा, उस पर वोट मांगे तो समझ में आता है। अन्यथा ये गंदी राजनीति करके और सत्ता हथिया लेना और अन्य लोगों को प्रताड़ित करना, ये देश को और पीछे धकेलने वाली स्थितियां हैं और हम पहले से ही पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके वही एक पुरानी स्थिति में आ जाएंगे जो 75 साल पहले थी। या तो हम किसी के गुलाम बन जाएंगे या फिर ये कि स्टेट में ही अपना राज्य करते रहेंगे कि राजस्थान वाले राजस्थान में कमाओ, राजस्थान में खाओ,
महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में कमाओ, महाराष्ट्र में खाओ, और अन्य स्टेट वाले अन्य स्टेट में कमाए वही खाए। तो ये गंदी राजनीति है और इसको छोड़कर एक ब्रॉड माइंडेड अपना चाहिए ताकि लोगों का सबका विकास हो, सबके साथ में काम साझा हो और सबको फ्री और संपन्न रहने का अवसर मिले। कल्याण जी, ये कल जो रैली होने वाली है, राज ठाकरे जी ने अनाउंस किया है कि 5 तारीख की जो रैली होगी, इसमें वो जो है मंच साझा कर सकते हैं बाल ठाकरे के साथ। और बिल्कुल ये ठाकरे परिवार जो है एक साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है और ये चाहते हैं ठाकरे परिवार फिर से महाराष्ट्र पे कब्जा करे। जैसे कि पहले कब्जा हुआ था उसी तरह से कब्जा ये चाहते हैं और इनका एक छत्र राज चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी की तरह। देखना यह है कि कल की रैली में क्या होता है। जैसा आपने बोला है कि अगर रैली सक्सेस हो जाती है तो इनको सत्ता में आने के लिए, बीएमसी में चुनाव लड़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है और सत्ता में आएंगे। फिर तो ये राजनीति और तेज हो जाएगी, अन्यथा ये राजनीति रिवर्स हो जाएगी जिस तरह आपने बोला है। लेकिन इस राजनीति से एक चीज तो क्लियर हो गया है कि कानून का डर किसी भी नेता को नहीं है, ये तो निश्चित हो चुका है। क्योंकि अगर कानून का डर होता तो इस तरह से किसी भी एक आम आदमी को थप्पड़ों से नहीं मारा जाता और थप्पड़ों से मारने के बाद भी उनको पैरों में नहीं झुकाया जाता, माफी नहीं मंगवाई जाती। सबसे ज्यादा ये देखा जाए तो मानव आयोग का ये केस बनता है, इनके ऊपर तो मानव आयोग का केस बनता है और इनको तो अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए कानून के थ्रू। देखना यह है कि कानून कहां तक इनको आगे लेके जाता है और फर्नांडिस साहब इस पे क्या क्या कार्रवाई करते हैं, इसकी सबको इंतजार है। आप बताएं, आप किस तरह से इसको देखते हैं कि एक इंसान को पैरों में झुकाना, कान पकड़ के माफी मंगवाना, ये कहां तक आप इसको उचित समझते हैं? जी कल्याण। देखिए, मेरे में सबसे बड़ा गुनहगार तो पहली बात एमएलए है जिन्होंने उनको वहां बुलाया और माफी मंगवाई और उनको धमकाया और अपने सामने पिटवाया। ये सबसे बड़ा हमारा जो जुडिशियल है, हमारी न्याय व्यवस्था है, उसको बदनाम करने की कोशिश करी है। अगर इसी तरह से जब एमएलए एमपी ही न्याय करने लग जाएंगे और वही इस तरह के फैसले करने लग जाएंगे तो हमारी न्याय व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता, हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिल्कुल सही है। सत्ताधारी पार्टी को और सेंटर को और हमारे को मिलकर सबसे पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए और उस व्यक्ति की जो सदस्यता है उसको भंग करे, उसको बैन करे और ऐसे लोगों को पनिश करे ताकि दूसरा आदमी जज बनने की कोशिश नहीं करे और अन्य लोगों को पिटवाने का काम नहीं करे। और अगर ये नहीं हुआ तो आगे भी इसी तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। फिर कोई न कोई एमएलए, एमपी या नेता जज बन जाएगा और लोगों को पिटवाएगा और इस तरह की हरकतें करेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ा गुनहगार वो एमएलए है, जिसने अपने ऑफिस में बुलाया। अगर वो उनको राजीनामा करवा के, हैंडशेक करवा के, दोस्ती करवा के भेजता तो बधाई का पात्र होता। अगर उसने अपने सामने उन लोगों को बुलाया, माफी मंगवाई और फिर उसके बाद में माफी मांगने के बाद में फिर पिटवाया, ये सबसे बड़ा गुनहगार है। और उसके साथ में जिन्होंने पीटा और जिनको पिटवाया वो लोग बाग भी गुनहगार है। अतः मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि सरकार को सख्त से सख्त कानून लगाकर, धाराएं लगाकर ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए ताकि अन्य लोगों को समझ मिले और अन्य लोगों को एक कानून में विश्वास बढ़े ताकि गैर मराठी अपना रोजगार और अपना जीवन यापन बिना डर के और बिना किसी दबाव के कर सके।
और सारे देशवासियों को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में जाकर अपना रोजगार कर सकता है, अपना काम कर सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। अगर वो जी। चोरी डकैती करता है तो गुनहगार है, मगर वो Correct. मेहनत करके और अपना हुनर दिखाकर काम करता है और रोजी रोटी कमाता है तो सारा इंडिया, सारे हिंदुस्तानियों का है, सारे देशवासियों का है। जी जी राजस्थान में जा सकता है, राजस्थानी महाराष्ट्र में जा सकता है, महाराष्ट्रियन पंजाब में जा सकता है, और पंजाबी वेस्ट बंगाल में जा सकता है, और वेस्ट बंगाल केरल में जा सकते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और सारा देश जो है ना एकजुट रहे, यही आपके चैनल के माध्यम से मेरा तो एक संदेश है और एक निवेदन है। ठीक है कल्याण जी, समय मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब देखना यह है कि कल राज ठाकरे और बाल ठाकरे किस तरफ इस राजनीति को लेके जाते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा कि किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई करती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सर।